स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूँ दृष्टि जैन और अभी आज हम करेंगे 17 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रीलिम्स का टॉपिक आज का। तो प्रीलिम्स में सबसे फर्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट मर्जेस 36 स्कीम्स टू फ्लोट फार्म प्लान। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, 36 स्कीम्स को मर्ज किया है। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है और कौन सी स्कीम अप्रूव की है, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। ये बजट में आई थी, आप सभी को यदि याद होगा तो, यूनियन बजट में, टू एनहांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इसमें की हाईलाइट्स क्या है कि ये क्या करेगा, क्या क्या बेसिस पे सेलेक्ट की गई है कि 100 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड लो क्रेडिट डिसबर्समेंट। तो हर एक स्टेट से ये इंश्योर किया गया है कि कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट को लिया जाए। स्कीम इज़ मॉडल्ड आफ्टर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो आप सभी को याद होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में भी ऐसे ही होता है ना, वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से अपन चूज़ करते हैं, तो वैसे ही इसमें हुआ है। फिर की फैक्ट्स में आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट प्लान्स टू फोकस ऑन डाइवर्सिफिकेशन, एलाइड एक्टिविटीज़, वैल्यू एडिशन, सॉइल हेल्थ एंड वाटर यूज़ एफिशिएंसी। ठीक है, फिर स्कीम कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के एसडीजी गोल को, डबलिंग फार्मर्स इनकम, SDG 2 एंड 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी को। ठीक है, फिर जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा 2018 में, एंड इट एम्स टू रैपिडली ट्रांसफॉर्म 112 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये क्या ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, 112 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। ठीक है, रियल टाइम डाटा मॉनिटरिंग और कॉम्पिटिटिव रैंकिंग के हिसाब से। तो इसमें क्या था, आपको याद है डेल्टा रैंकिंग आती थी, उसके हिसाब से रैंक किया जाता था, कॉम्पिटिशन वगैरह क्रिएट किया जाता था डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज़ गवर्नमेंट क्लैंपिंग डाउन ऑन डंपिंग इम्पोर्ट सर्जेस। तो ये अपने उससे ट्रेड से रिलेटेड न्यूज़ है। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है, ध्यान रखना कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, तो उन्होंने एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है इन जून 2025 ऑन 8 डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स। कितने, 8 डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स पे किया है फ्रॉम 12 कंट्रीज़ टू एड्रेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को एड्रेस करने के लिए किया है और इससे क्या होंगी, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ भी प्रोटेक्ट होंगी। ठीक है, अब की हाइलाइट्स की बात करते हैं। तो DGTR ने लॉन्च किया इन्वेस्टिगेशन इन जून 2025 इनटू इंपोर्ट सर्जेस एंड डंपिंग इन कमोडिटीज़ लाइक पैलेडियम, रोडियम, इरिडियम अलॉयज़ वेयर इंपोर्ट्स वर अंडर 1% ऑफ गोल्ड टू इवेड ड्यूटीज़। तो बोल रहे हैं कि ये सब जो अलॉयज़ हैं उसमें अपन ड्यूटीज़ मतलब अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यूटीज़ लगा रहे हैं। फिर DGTR's एक्शन इन्वॉल्व्स कंट्रीज़ लाइक, कौन कौन सी कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करता है, चाइना, वियतनाम, कुवैत, मलेशिया, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया, UAE, स्विट्ज़रलैंड, इजिप्ट एंड EU मेंबर स्टेट्स। ये कंट्रीज़ हमको याद नहीं रखना है। ठीक है, अब सीधे आते हैं की फैक्ट्स में। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, वो एपिक्स बॉडी है एंटी डंपिंग, काउंटरवेलिंग ड्यूटी और सेफगार्ड इन्वेस्टिगेशंस के लिए, और वो हमारे ट्रेड को प्रोटेक्ट करती है। अब इसमें जो टर्म्स हमने यूज़ किए उसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। तो डंपिंग का मतलब क्या होता है, डंपिंग का मतलब होता है सेलिंग गुड्स इन अ फॉरेन मार्केट एट अ प्राइस लोअर देन द होम मार्केट। जैसे मान लो लोअर देन द होम मार्केट और प्रोडक्शन कॉस्ट, जैसे चाइना अपने ही देश में उसको बेच रही है 8 रुपये में और अपने यहाँ बेच रही है उसको 6 रुपये में, तो दिस इज़ डंपिंग। और अपने यहाँ इससे क्या होगा, ज़्यादा गुड्स आएंगे। तो वही बोला है कि सेलिंग गुड्स इन अ फॉरेन मार्केट एट अ प्राइस लोअर देन द होम मार्केट और द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इससे क्या होगा, कॉजिंग हार्म टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। तो इसी को रिवर्स करने के लिए हम लगाते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ आर ट्रेड रेमेडी टूल्स इम्पोज्ड बाय अ कंट्री टू काउंटर एक्ट डंपिंग एंड प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री। तो डंपिंग को काउंटर एक्ट करने के लिए और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975। तो ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को टू इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी। मतलब कस्टम्स टैरिफ एक्ट के थ्रू ही हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं बेस्ड ऑन DGTR रिकमेंडेशन। ठीक है, फिफ्थ इज फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 ऑथोराइजेज द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड टू रेगुलेट इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स फॉर सेफगार्डिंग ट्रेड रेमेडीज़। क्या बोल रहे हैं कि फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 ऑथोराइज करता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को। तो बॉडी का नाम याद रखना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मणिपुर गेट्स न्यू चीफ सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट्स रूल में बी एक्सटेंडेड इन द स्टेट। तो देखो, आप सभी को पता होगा कि मणिपुर में जब से कुकी मीती वाला इशू हुआ था उसके बाद से प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ है। तो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट्स रूल एक्सटेंड हो सकता है और अभी वहाँ पे न्यू चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है पुनीत कुमार गोयल को, ये 1991 के IAS ऑफिसर है, 1991 बैच के, उनको चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर अपॉइंट किया। और अभी उन्होंने किसको रिप्लेस किया, प्रशांत कुमार सिंह को। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल ऑलरेडी लगा हुआ है, वो पहली बार इम्पोज किया गया था 3 जुलाई 2025 को अंडर आर्टिकल 356। ये आर्टिकल याद रखना है। ठीक है,
कुकी मीती वाले इशू के बाद। अब की हाइलाइट्स में देखते हैं कि जो पुनीत कुमार गोयल है वो कौन से कैडर के, एगमुट कैडर के, इज़ फ्रॉम एगमुट कैडर एंड वॉज प्रीवियसली सर्विंग एज द सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो पहले वो NCST के सेक्रेटरी के जैसे सर्व कर रहे थे। अब प्रेसिडेंट्स रूल को एक्सटेंड करने की बात आ रही है विद द प्रपोजल इज़ लाइकली टू बी टेबल्ड इन द मानसून सेशन। तो अभी जो मानसून सेशन होगा पार्लियामेंट में उसमें टेबल करेंगे कि प्रेसिडेंट्स रूल को एक्सटेंड करना है मणिपुर में। अभी कुकी मीती वगैरह का वायलेंस हुआ था वो आपको पता है, उसमें कितने सारे लोग डिस्प्लेस हो गए थे, तो इशू यू वेल नो है ना। लीगल प्रोविजंस में आते हैं तो आर्टिकल 356 के अंदर ही प्रेसिडेंट एम्पावर्ड हैं टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल यदि कोई स्टेट फेल हो जाता है। फिर आर्टिकल 355 में क्या है, ड्यूटी है हर यूनियन की टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट, मतलब कोई भी स्टेट यदि अंडर थ्रेट है, एग्रेशन है या इंटरनल डिस्टर्बेंस के अंदर है तो आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, ये यूनियन की ड्यूटी है। फिर थर्ड है कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल, तो प्रेसिडेंट्स रूल मस्ट बी अप्रूव विद इन 2 मंथ्स। तो क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेसिडेंट्स रूल कितने महीने के अंदर अप्रूव होना चाहिए, तो विद इन 2 मंथ्स एंड कैन बी एक्सटेंडेड एवरी 6 मंथ्स, और एक्सटेंड किया जा सकता है हर बार 6 महीने के लिए फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 years, मतलब 3 साल तक की विद सर्टेन कंडीशंस। ठीक है। अब की फैक्ट्स में देखते हैं तो जो मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली है वो रिमेन सस्पेंडेड नॉट डिसॉल्व, मतलब ये बताना चाह रहा है कि प्रेसिडेंट्स रूल लगा है लेकिन मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व नहीं हुई है, सिर्फ सस्पेंड हुई है। कुकीज़ो आर एन एथनिक ग्रुप, जो अभी वायलेंस हुआ उसके बारे में बता रहे हैं, तो ये एथनिक ग्रुप है प्राइमरीली रिसाइडिंग इन मणिपुर। जो कुकी ट्राइब्स है वो मणिपुर में रिसाइड करते हैं, मणिपुर, मिजोरम एंड पार्ट्स ऑफ म्यांमार, और ये बिलोंगिंग टू द लार्जन चिन कुकी मीज़ो एथनो लिंग्विस्टिक फैमिली, तो इस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है। और मीती जो है वो डोमिनेंट शेयर है एथनिक ग्रुप का मणिपुर में, प्राइमरीली रिसाइडिंग इन इम्फाल वैली, तो प्राइमरीली कहाँ रह रहे हैं, इम्फाल वैली में रह रहे हैं। ठीक है। एंड आर प्रीडोमिनेंटली हिंदू, तो ये क्या है, प्रीडोमिनेंटली हिंदू है विद ऑनगोइंग डिमांड्स फॉर शेड्यूल ट्राइब, वो बोल रहे हैं कि हमको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दो। नेक्स्ट टॉपिक इज शेयर ऑफ क्लीन एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी स्टिल बिलो 30%। तो जो हमारा टारगेट है ना, हम उससे कम है, ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया हैज़ अचीव्ड अ की माइलस्टोन बाय रीचिंग 50% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज। तो ऑल्दो हम 50% अचीव कर चुके हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज 5 years अहेड ऑफ द नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो हमारा जो NDC था उसके टारगेट से 5 साल पहले कर चुके हैं, लेकिन ओनली अबाउट 30% ऑफ द एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड कम्स फ्रॉम क्लीन एनर्जी, लेकिन जो क्लीन एनर्जी है वो सिर्फ 30% कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है। रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर, कि हम यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और बैटरी स्टोरेज उतना अच्छा नहीं है। ठीक है। अब ये जो ये है ना फैक्ट्स, वो याद नहीं करना है, हम सीधे की फैक्ट्स में आते हैं। तो जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है वो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर थे, वो इंडिया की कमिटमेंट था उस टाइम कि 50% ऑफ द क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को हमको नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से करना है 2030 तक। कब तक, 2030 तक। अब इंस्टॉल कैपेसिटी इज़ नॉट इक्वल टू एक्चुअल जनरेशन ड्यू टू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर डिफरेंसेस। सोलर एंड विंड जनरेट लेस इलेक्ट्रिसिटी पर मेगावाट इंस्टॉल्ड कंपेयर्ड टू कोल। ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स के कारण बेसिकली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर याद रखना कि जितनी कैपेसिटी है हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पटना अवॉर्डेड 3 स्टार सिटी स्टेटस बिकम्स क्लीनेस्ट सिटी इन बिहार। तो पटना को बिहार में क्लीनेस्ट सिटी का स्टेटस मिला है। तो पटना हैज़ बीन अवॉर्डेड विद 3 स्टार रेटिंग, किसमें, स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2024 हुआ उस रैंकिंग्स में। तो क्लीनेस्ट सिटी है पटना बिहार में। पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज़ रीच्ड दिल्ली टू रिसीव द नेशनल लेवल क्लीनलीनेस अवार्ड, तो दिल्ली में उनको अवार्ड मिलेगा। ठीक है। अब पटना को पहले क्या 1 स्टार रेटिंग थी, अभी वो 3 स्टार रेटिंग में हो गए, तो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड हुआ है। ठीक है। अब की फैक्ट्स में आ जाओ सीधे, तो स्वच्छ सर्वेक्षण है, ये इंडिया का लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे है जो एनुअली कंडक्ट किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कौन सी मिनिस्ट्री, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की। फिर स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल है जो गार्बेज फ्री सिटी का, वो क्लासीफाई करता है सिटी को फ्रॉम 1 स्टार टू 7 स्टार। तो जो हमने पढ़ा ना कि जिस रेटिंग में पटना को 3 स्टार मिला है उसमें सिटीज़ को 1 स्टार से 7 स्टार तक रेटिंग की जाती है अलग अलग क्राइटेरिया पे। तो क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं, जैसे वेस्ट सेग्रीगेशन, साइंटिफिक वेस्ट डिस्पोजल, सिटीजन फीडबैक। ठीक है। तो बेसिकली ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डोर टू डोर कलेक्शन, सेग्रीगेशन एट सोर्स, इन सब फैक्टर्स पे काम करता है। ठीक है। आई होप ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट है धन धान्य कृषि योजना बेनिफिट्स 2 करोड़ फार्मर। जो अभी हमने ऊपर आज ही पढ़ा धन धान्य कृषि योजना, तो बोल रहे हैं कि जो हेल्थ मिनिस्टर हैं अपने मंगल पांडे जी, उन्होंने अनाउंस किया कि 2 करोड़ फार्मर्स हैव बेनिफिटेड डायरेक्टली फ्रॉम धन धान्य
कृषि योजना, ठीक है। तो अब की हाइलाइट्स क्या है कि बिहार एक मॉडल स्टेट की तरह एमर्ज हो रहा है फार्मर ओरिएंटेड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, ऐसा मिनिस्टर बोल रहे हैं। और अराउंड 1.7 करोड़ फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट रिसीव हुआ है इसके थ्रू, ठीक है। अब की फैक्ट्स देखते हैं कि धन धान्य कृषि योजना क्या है, जिसके बारे में हम बिहार के रेफरेंस में न्यूज़ पढ़ रहे हैं। तो ये बिहार की फ्लैगशिप स्कीम है फॉर मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। धन धान्य से आप समझ सकते हो कि ये मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर के लिए एंड बूस्टिंग रूरल इनकम। एक है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य योजना, तो वो कौन सी है, वो सेंट्रल लेवल की है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम के, मॉडर्न एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लाना, इक्विपमेंट लाना एट ग्रास रूट लेवल, इंप्रूव एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी, रिड्यूस इनपुट कॉस्ट, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस टू बी हेल्ड इन भुवनेश्वर ऑन 17 to 18 जुलाई 2025। तो बोल रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है गुड गवर्नेंस पे, वो होने वाला है गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस पे, कहाँ पे, भुवनेश्वर उड़ीसा में 17 to 18 जुलाई के बीच में। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस DARPG इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इज ऑर्गेनाइजिंग अ 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो कितने दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 2 दिन का। इसमें अवार्ड्स, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सेलेंस दिए जाएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये कॉन्फ्रेंस में क्या 5 प्लेनरी सेशंस हैं, जिसमें PM अवॉर्डेड इनिशिएटिव, मतलब अलग अलग अवार्ड्स मिलेंगे। तो अलग अलग कैटेगरीज ऑफ अवार्ड्स है, वो नहीं याद रखना है। अब सीधे आते हैं हम की फैक्ट्स में। तो जो PM अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, जो आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को रिकॉग्नाइज करता है। वैसे ही अब इसको देने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, DARPG है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, ठीक है। तो आई होप ये प्रीलिम्स वाला टॉपिक आपको क्लियर होगा। अब हम आते हैं सीधे मेंस वाले टॉपिक में। तो इसमें क्या है, अ टेक्टोनिक शिफ्ट इन थिंकिंग टू बिल्ड सिस्मिक रेजिलियंस। तो सिस्मिक का मतलब आप लोगों को पता है ना, सिस्मिक किससे एसोसिएटेड है, अर्थक्वेक से। तो हम इस आर्टिकल में अर्थक्वेक के रेफरेंस में पढ़ने वाले। तो पहले मैंने इसका क्रक्स लिखा हुआ है समरी, उसको देख लेते हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, बिल्डिंग सिस्मिक रेजिलियंस पढ़ेंगे बेसिकली। तो कंटेक्स्ट क्या है कि अर्थक्वेक आया अभी दिल्ली में, उसके रेफरेंस में हम पढ़ेंगे। झज्जर एपिसेंटर था ना। फिर फैक्टर्स क्या है, तो अर्बनाइजेशन फैक्टर है, जियोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी है, इलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है, तो ये सब फैक्टर्स हम देखेंगे। फिर इंडिया की अर्थक्वेक प्रोन जोन्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रेटिंग के हिसाब से जोन मिलती है। BS 2 से 5 है वैसे हमारे यहाँ। और फिर रेजिलियंस इन्हांस करने के तरीके क्या है, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो इस आर्टिकल में आ जाते हैं, ये टेक्टोनिक रेजिलियंस वाले में। तो वही जो मैंने अभी बताया कि दिल्ली में अर्थक्वेक आया था 10 जुलाई को, मैग्नीट्यूड 4.4 का। तो उसके रेफरेंस में बात हुई है, उसने सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और वल्नरेबिलिटी उसकी शो करी है। तो इंडिया सीस्मिक वल्नरेबिलिटी स्टेम्स फ्रॉम नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ इंडियन प्लेट। तो क्या अभी भी हम बोलते हैं ना कि इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हो रही है, तो उसके कारण क्या हो रहा है मतलब हम बहुत, जैसे हिमालयाज़ को अपन बोलते हैं कि दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, तो अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, मूवमेंट हो रही है। तो ये हो गया अर्थक्वेक वाला। और दिल्ली जो अपना है वो ऑलरेडी जोन 4 में आता है। तो देखो अभी रेटिंग क्या है अपनी BS वाली, 2 से 4, 2, 3, 4, 5। तो 5 इज़ द मोस्ट वल्नरेबल, 2 इज़ द लीस्ट। तो दिल्ली 4 में आता है, मतलब 5 से बस थोड़ा ही कम है ना, तो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। 4 और 5 को बहुत ज़्यादा डेंजर माना जाता है। फिर की हाईलाइट्स में देखते हैं। तो की हाईलाइट्स में क्या है कि डेंजर ऑफ अनप्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं। तो इंडिया फेसेस द थ्रेट ऑफ ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक। क्या बोल रहे हैं कि एक्सपर्ट्स ऐसा बोलते हैं कि ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक भी आ सकता है, जिसका मैग्नीट्यूड 8 या 8 से ज़्यादा है। तो मतलब सोचो अपनी कितनी सारी सिटीज़, कितने सारे एरियाज़ इम्पैक्ट होंगे। फिर जैसे 2001 का जो भूजक्वेक आया था, 2020 का नेपाल अर्थक्वेक आया था, उसने कितने सारे डेथ टोल्स लिए थे। तो इसलिए क्या रेट्रोफिटिंग एंड सीस्मिक मॉनिटरिंग काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, जो कि काफ़ी वीक है दिल्ली जैसी सिटीज़ में। फिर नेक्स्ट है कि अर्बनाइजेशन और स्ट्रक्चरल रिस्क की बात करते हैं। तो हाई राइज कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं पुअर सॉइल में, मतलब आपका जो बेस है, जो आपका फाउंडेशन है, वो ही स्ट्रांग नहीं है और अपन इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं, तो उससे बहुत इशू आता है। तो भूज की जो रेट्रोफिटिंग है स्टिल इनएडिक्वेट डिस्पाइट पास लेसन्स, ठीक है। ओनली 80% ऑफ द बिल्डिंग्स इन दिल्ली डोंट कंप्लाई विथ नॉट ओनली, मतलब 80% से ज़्यादा बिल्डिंग्स कंप्लाई नहीं करती सीस्मिक नॉर्म्स से। फिर एनफोर्समेंट की बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट की ज़रूरत है। तो IS 1893/2016 जो कोड है वो मैंडेट करता है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन होना चाहिए, उसका इन्फोर्समेंट लेकिन काफ़ी ज़्यादा वीक है अपने यहाँ। अब जैसे बात की जाए गुवाहाटी जो जोन 5 में आता है और कच्छ, ऐसे एरियाज़ में तो सॉइल स्पेसिफिक रेट्रोफिटिंग और डीप पाइल फाउंडेशंस की ज़रूरत है। फिर ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन की बात की जाए तो यहाँ पे प्रोटेक्शन चाहिए आपको लिक्विफैक्शन रिस्क से। देखो अब गुवाहाटी में बोल रहे हैं कि जोन 5 में आता है, प्लस वहाँ ब्रह्मपुत्र भी फ्लो करती है, तो सॉइल कितनी ज़्यादा वेट रहती है, कितनी ज़्यादा लिक्विफाई हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंस्ट्रक्शन चाहिए। अब हम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं कि जैसे कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो बैंकॉक में हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की यूज़ की जाती है एंड डक्टाइल डिज़ाइन ऑफर्स अ मॉडल।
वहाँ पे हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट यूज़ होता है। फिर म्यांमार क्वेक शोड द डेंजर ऑफ अनरीइंफोर्स्ड मैसनरी, मतलब म्यांमार में जब अर्थक्वेक आया था तो उसने बताया कि यदि कंस्ट्रक्शन सही नहीं होगा तो लॉस और ज़्यादा होगा। फिर टेलर्ड सॉल्यूशंस आर नेसेसरी फॉर सॉफ्ट सॉइल्स एंड फ्लड प्रोन एरियाज़ लाइक नॉर्थ ईस्ट एंड कच्छ, तो मतलब साइट स्पेसिफिक सॉल्यूशन ज़रूरी है। ठीक है, अब हम वे फॉरवर्ड में आते हैं। तो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ज़रूरी है सीस्मिक कोड्स का बाय म्यूनसिपल एंड स्टेट अथॉरिटीज़। फिर मैंडेटरी रेट्रोफिटिंग चाहिए ज़ोन 4 ज़ोन 5 सिटीज़ में। पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स हमको चलाने चाहिए जिससे सीस्मिक सेफ्टी और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स में काम हो सके। और फिर हमको लेसन्स लर्न करना चाहिए जैसे भूज, म्यांमार, बैंकॉक का हमने पढ़ा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। फिर आते हैं अब नेक्स्ट एडिटोरियल में, दैट इज अंडरमाइनिंग अ राइट बिहार से इलेक्टोरल रोल रिविजन थ्रेटन्स राइट टू वोट स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज्ड। देखो ये वाला आर्टिकल ना हम ऑलमोस्ट तीसरी से चौथी बार पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको जल्दी से आपको इसकी समरी बता देती हूँ। बाकी ये आर्टिकल आप लोगों को सब ये इस आर्टिकल से अवेयर हो जो इस आर्टिकल जो मेरी वीडियो को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। तो उसका क्रक्स ये है कि ना ये वाले आर्टिकल में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो हो रहा है उसके बारे में बोला गया जो बिहार में हो रहा है, उससे क्या क्या इश्यूज़ है वो देखना और क्या कर सकते हैं हम ये देखना है इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस में। ठीक है, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्टार्ट किया है इलेक्टोरल रोल्स का बिहार में, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो क्या इशू आ रहे हैं कि जो SIR है ना वो मैंडेट करता है डोर टू डोर वेरिफिकेशन और उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन लोग क्या डर रहे हैं कि डिसएनफ्रेंचमेंट हो जाएगा, मतलब यदि उनके पास उतने डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे तो उनको वोट करने नहीं मिल पाएगा। तो इससे किसको दिक्कत होगा? माइग्रेंट्स को दिक्कत होगा, रूरल पुअर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते उनको इशू होगा। ठीक है, तो की हाइलाइट्स की बात की जाए तो लीगल और जुडिशियल कंसर्न क्या है कि अभी ना इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में बाय अपोजिशन पार्टीज़। ठीक है, क्वेश्चन किया गया है कि इसकी टाइमिंग गलत है, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, जबकि ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे एपिक और आधार, उसके बाद भी आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर रहे हैं। फिर मार्जिनलाइजेशन ऑफ वल्नरेबल वोटर्स हो जाएगा, जैसे वही जो भी बोला पुअर का, माइग्रेंट्स का, रूरल पीपल का, इनका बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे ये। फिर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की बात की जाए तो अपोजिशन ने एलीज किया है कि जो SIR है वो डिसप्रपोर्शनलिटी अफेक्ट करता है नॉन BJP वोटर्स को, पर्टिकुलरली दलित, मुस्लिम और माइग्रेंट्स को, मतलब उनके लिए बहुत बड़ा इशू है। अब ECI ने बोला है कि नो क्लियर एक्सप्लेनेशन फॉर कंडक्टिंग, मतलब ECI ने कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि SIR क्यों कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी और ट्रस्ट की बात की जाए तो क्रिटिक्स हाईलाइट कर रहे हैं कि ECI's परसीव्ड न्यूट्रलिटी हैज़ इरोडेड, मतलब ऐसा माना जाता था ना कि ECI बहुत न्यूट्रल है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, तो अभी उसके ऊपर बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, फिर वे फॉरवर्ड की बात करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए इसके लिए। तो ECI मस्ट इंश्योर नो सिटीजन इज़ आर्बिट्ररीली रिमूव्ड, कि किसी भी सिटीजन को आर्बिट्ररीली रिमूव ना किया जाए फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स ड्यू टू डॉक्यूमेंट इशूज़। फिर सिंपली हमको वेरिफिकेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना है, जैसे जो डेटाबेसेस है हमारे पास आधार, राशन कार्ड, एपिक, उनको ही यूज़ करो। फिर रीइंफोर्स करना है हमने ECI की इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को, जिससे कि ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट रह सके, डेमोक्रेसी सही तरीके से वर्क कर सके। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अब अपन शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके, बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।